हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट अपना एंडिंग के पास हम इसके पहुंच चुके हैं। जस्ट एंड होने वाला है चैप्टर का। अगर आपको इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। काफ़ी सारी इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है वो हमने काफ़ी सारी कंप्लीट कर ली है। इसकी सीरीज़ का एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंड्रिकल बकेट, a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base and with radius of जो बेस का रेडियस है वो किसके इक्वल दिया है हमें, 18 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर is filled with sand, देखो एक बकेट है, उसको सैंड के साथ भरा गया है। this bucket is emptied on the ground and इसको ग्राउंड के ऊपर खाली किया गया है बकेट को on the ground and emptied on the ground and a conical heap of sand is formed okay, आगे हमें क्या गिवन है, if the height of conical heap is 24 centimeter, then find the radius and slant height of heap, conical heap, और you can say okay। सबसे पहले देखो, सोल्यूशन करने से पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो स्टेटमेंट है वो मस्ट है कि स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए पढ़नी। अगर एक बार पढ़ने में स्टेटमेंट समझ नहीं आती है, उसको 2 बार पढ़िए, रिपीट करिए, देन देखिए क्या उसमें क्या गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है। जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, आधा क्वेश्चन आपका वही सोल्व हो जाता है। देखो क्या गिवन है स्टेटमेंट में हमें, अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक बकेट है जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है। ओके, जिसकी हमें हाइट दे रखी है 32 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। ये किसकी बात हो रही है, ये सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर के केस में हमें उसकी हाइट और बेस दोनों गिवन है, बेस का रेडियस गिवन है। ओके, नाउ इज फिल्ड विद सैंड। अब वो जो बकेट है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो किससे भरी हुई है, सैंड के साथ भरी हुई है, मिट्टी के साथ वो जो है बकेट भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। देखो अगर मैं बकेट को उठा के ऐसे बिल्कुल उल्टा करके उस पर जमीन के ऊपर फेंकना शुरू करूं तो वो क्या, एक कॉनिकल सा हीप बन जाएगा, मतलब एक ढेर लग जाएगा। और वो किस फॉर्म में लगेगा, कॉन की शेप में। ओके, देखा होगा आप लोगों ने बड़ी बार, ये वो कॉन की शेप में जो हीप है सैंड का बन जाता है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, अब जो हीप बना है उसकी हाइट हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमें उस हीप का रेडियस निकालना है और हाइट निकालना है। स्टेटमेंट क्लियर है। देखो एक बार फिर से स्टेटमेंट समझा देती हूँ। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, देखो एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बकेट किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, कुछ ऐसे ही होगी हमारी बकेट। देखो इस फॉर्म में क्या है, एक बकेट है हमारे पास, उस बकेट की हाइट हमें दे रखी है, हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर। ओके, 32 सेंटीमीटर हमें हाइट दी है किसकी, ये क्या है, एक ये बकेट है। ओके, दिस इज अ बकेट जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, और इसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर जो कि स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है। ओके, विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, जो बेस का रेडियस हमें गिवन है वो कितना है 18 सेंटीमीटर। ये भी स्टेटमेंट में ही गिवन है, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा। ओके, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, सब कुछ स्टेटमेंट में गिवन होता है। तो सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें सैंड भरी हुई है, इसके अंदर क्या है, सैंड भरी हुई है। ओके, इस बकेट में सैंड है और जिसकी हाइट कितनी है बकेट की 32 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है बेस का वो कितना है 18 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई
and with radius of base is 18 centimeter is filled with sand. ओके, एक बकेट है, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है और सैंड के साथ वो फिल है। अब किया क्या गया है, नेक्स्ट लाइन में देखो, ये जो सैंड है इसको जमीन के ऊपर फेंका गया है। दिस बकेट इज एम्प्टेड ऑन द ग्राउंड, कि ये जो बकेट है क्या कर ली गई है, खाली कर ली गई है, और खाली करके इसके अंदर जो सैंड थी वो कहाँ फेंकी है, जमीन के ऊपर। ओके, क्लियर है, तो जमीन के ऊपर उसको फेंका गया है एंड अ कॉनिकल हीप इज फॉर्म्ड। अगर उसको जब जमीन पर फेंका गया तो उसने कुछ इस तरह की शेप अपनी बना ली, कॉनिकल हीप बना लिया उसने। ओके, तो जो सैंड का ढेर हमने लगाया है जमीन के ऊपर वो किस तरह लग गया है, इस कॉन की शेप में लग गया है। क्लियर है यहाँ तक आपको? देन हीप बन गया है कॉन की शेप में। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी। ओके, ये जो हीप बना है, वो जो मिट्टी तुम लोगों ने जमीन के ऊपर लगाई है, वो जमीन के ऊपर किस फॉर्म में आ गई है, कॉन की फॉर्म में। तो उस कॉन की जो हाइट है वो आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? फाइंड द रेडियस, हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है, और स्लांट हाइट ऑफ द हीप। और ये जो हीप है इसकी स्लांट हाइट मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो हाइट होती है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, और इसको एल के साथ डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है इसका ये आर, और एक निकालना है एल। तो ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें मुझे निकालनी पड़ेंगी। क्लियर है? देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, जितनी सैंड इसमें थी उतनी ही सैंड यहाँ पर लगाई गई है ढेर, उसका हीप जो बना है वो किससे बना है, जितनी सैंड बकेट के अंदर थी, बकेट के अंदर जितनी सैंड थी उतनी ही सैंड जमीन के ऊपर फेंकी गई है। दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि जितनी सैंड बकेट के अंदर थी उतनी ही सैंड जमीन के ऊपर फेंकी गई है। दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम बकेट का होगा, ओके, जो वॉल्यूम बकेट का होगा वही वॉल्यूम क्या बन जाएगा तुम्हारे इस कॉनिकल हीप का। ओके, तो वॉल्यूम किसका बन जाएगा, वही कोन का। क्लियर है? बकेट किस फॉर्म में थी, सिलेंडर फॉर्म में। दैट मीन्स जो वॉल्यूम सिलेंडर का आएगा वही वॉल्यूम कोन का आएगा। यहां तक क्लियर है? देखो किस फॉर्म में थी, ये सिलेंडर फॉर्म में। तो सिलेंडर फॉर्म में इसके अंदर जितनी सैंड कंटेन करेगी वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, तो उसी शेप में अंदर सैंड होगी भरी हुई। तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी इसके अंदर सैंड थी उतनी ही हमने एम्प्टी करी है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। ओके, तो जितना वॉल्यूम इतना इसका रहेगा उतना ही वॉल्यूम इसका रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। अगर ये चीज क्लियर हो जाए तो सम निकालना इजी है। चलो देखो अब सम निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास वो चीजें पहले लिख लेते हैं, फिर हमने फाइंड क्या करना है वो चीज लिखेंगे। ओके, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। देखो कोई भी चीज है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ डायग्राम बनाओ, डायग्रामेटिकली जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो डायग्रामेटिकली सॉल्व करने की कोशिश किया करो। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हाइट गिवन है किसकी, हाइट h1 मान लेते हैं, किसकी है हाइट, h1 ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बकेट या सिलेंडर। ओके, तो कितनी हाइट है इसकी हमारे पास, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन है। और क्या गिवन है, इसका रेडियस गिवन है हमें, तो इसको r1 मान लेते हैं। r1 रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल या बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये देखो आगे उसके बाद हमें क्या गिवन है, कोन का पार्ट, कोन की हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, तो h2 लिख लेते हैं। h2 ऑफ कॉनिकल शेप हीप या कॉनिकल हीप, उसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है उसकी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद रेडियस को मान लेते हैं R2। ये किसका रेडियस है, ये हमारे पास जो रेडियस आया ही कोन का रेडियस आया है, जो हमारे पास कोनिकल हीप बना था उसका जो रेडियस था वो हमने R2 लेट किया है यहाँ पे। ओके, तो रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप वो किसके इक्वल आएगा, R2 लेट किया है हमने, हमारे पास ये गिवन नहीं है। ओके, एंड स्लांट हाइट को हम h के इक्वल मानते हैं, वो आगे चल के निकालेंगे। और एक चीज मैंने अभी आपको जो बताई, क्या बताया था कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट किसके इक्वल आएगा ये, विच इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। क्लियर है? ये वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। अब ये सिलेंड्रिकल बकेट जो थी हमारे पास किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, तो सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो सिलेंडर की शेप में हमने जो h लिया है वो h1 लिया है, तो यहाँ पे h1 आएगा। जो रेडियस हमने लिया है वो हमने r1 लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, r1। क्लियर है ये चीज। किसके इक्वल आएगा ये, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। अब कॉनिकल हीप, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कौन की फॉर्म में जब हमने r की बात की थी तो r हमने यहाँ पे r2 लेट किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r2, और h जो हमने लेट किया था वो h2 लेट किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h2। क्लियर है यहाँ तक। देखो अभी हमने कुछ नहीं किया है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल था, वही बस दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके रखा है। ओके, देखो इसमें भी पाए है, इसमें भी पाए है, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। अभी वैल्यू फिल कर लो, 22/7 इंटू यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू, r1 की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो क्या आ जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू h1 की हमारे पास जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, 32 के इक्वल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/3 इंटू पाई की वैल्यू, पाई हमारे पास कितना है 22/7। ओके यहाँ तक क्लियर है सभी को। इंटू r2 स्क्वायर, हमें नहीं मालूम कि r2 की वैल्यू कितनी है, तो हमने उसको r2 ही लेट किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r2 स्क्वायर। देन h2 की वैल्यू हमारे पास है 24 इंटू 24। क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। ओके देखो यहाँ पे हमारे पास r2 की वैल्यू नहीं है, हमें ये r2 की वैल्यू चाहिए, तो इस r2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r2 को यहीं रखेंगे, बाकी सारा जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे ले आएंगे। 22/7 ये इसका, इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32। ओके ये देखो ये 1/3 है, जब इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा ये क्या बन जाएगा, सॉरी 3/1। ओके क्या बनेगा ये 3/1। नेक्स्ट इंटू 22/7 था, ये क्या बनेगा 7/22 इंटू 24 था, ये क्या बन जाएगा 1/24 इक्वल टू r2 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। देखो मल्टीप्लाई में था ना सारा, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था वो आके डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा था वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इक्वल टू के दूसरे साइड पे हम शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, जो मल्टीप्लाई चीज हो रही है चीज वो आके डिवाइड हो जाती है, और जो ऑलरेडी डिवाइड हो रही है वो आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। देखो 22 से 22 की कैंसिलेशन हो जाएगी, 7 से 7 की कैंसिलेशन हो जाएगी। ओके अब हमारे पास क्या बचा है, मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 इंटू 1/24। क्लियर है, ये चीज़ हमारे पास बची है, इक्वल टू आया है हमारे पास r2 का स्क्वायर। ओके ये देखो 3 के टेबल में 24, 3 8 जा 24। क्लियर है। 8 के टेबल में 32 आता है, 8 4 जा 32। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास क्या आ गया, 18 इंटू 18 18 इंटू 18 इंटू 4। देखो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। क्लियर है, ये मैं 2 इंटू 2 क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, r2 का स्क्वायर है, जब स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो वो क्या बनेगा, रूट बनेगा इक्वल टू r2। अब ये देखो ये मैंने इसलिए किया है, ये देखो पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे इजीली पेयरिंग हो रही है। तो अगर हमारे पास इजीली पेयरिंग हो रही है तो जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे, 2 18 थे, एक बाहर आएगा, 2 2 थे हमारे पास, एक बाहर आ जाएगा, तो 18 to the 36 हमारे पास r2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 36 के इक्वल। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। देखो r2 की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, हमारे पास क्या आ रहा था 18 इंटू 18 एंड 2 इंटू 2। 18 इंटू 18 है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे पेयरिंग करते हैं ना हम, स्क्वायर रूट कल मैंने आपको निकालना सिखाया था, हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको इजी वे बता दिया है। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देन अगेन उसका एलसीएम निकालने बैठते, तो आपका ये जो प्रोसेस है ये लंबा हो जाता। उस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 18 था, यहाँ पर भी 18 था, दोनों को इकट्ठा लिख लिया। 4 आया था, 4 को मैंने ब्रोक करके लिख लिया, यहाँ पे 2 इंटू 2 के फैक्टर्स में लिख लिया है। तो 4 को मैंने क्या लिखा, इसके फैक्टर्स बना लिए 2 इंटू 2। देखो अब मेरे पास पेयरिंग करने के लिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों की पेयरिंग इजीली हो रही है। इस पेयरिंग से क्या निकल गया 18 और इस पेयर से क्या निकल गया 2, तो 18 2 36 हमारे पास r2 की वैल्यू आ गई है। r2 हमने किसको लेट किया था, r2 हमने लेट किया था जो हमारा कॉनिकल शेप में ही बना है उसका रेडियस, तो उसका रेडियस हमारे पास आ गया है 36। क्लियर है, 36 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल दिया है, रेडियस निकाल दिया है। क्लियर। देखो अभी ये सम कंप्लीट नहीं हुआ,
कंप्लीट करने के लिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे दो चीज़ें निकालने के लिए बोला गया था। एक तो हमें रेडियस निकालना था, दूसरा हमें स्लांट हाइट निकालना था। अभी हमारे पास सिर्फ रेडियस आया है, वो भी किसका, कॉनिकल का। तो कोन का रेडियस हमने निकाल दिया है 36 सेंटीमीटर। तो एक चीज हमारा एक पार्ट सोल्व हो चुका है। जो दूसरा पार्ट है वो अभी भी सोल्व करने वाला है, वो क्या है, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट को हम एल के साथ डिनोट करते हैं। जब मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो स्लांट हाइट है इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, क्लियर है, L इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मैं रब कर देती हूँ, मैं आपको डायग्राम बना के इसको समझाती हूँ कि जो L है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्चुअली में L है क्या। ओके, देखो यहाँ देखो, ये था हमारे पास कॉनिकल हीप, यही था कॉनिकल हीप हमारे पास, ठीक है। तो ये जो कॉनिकल हीप है इसका रेडियस हम निकाल चुके हैं। रेडियस हमारे पास कितना आया है, 36 सेंटीमीटर। ओके, 36 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आया है किसका, इस कॉनिकल शेप हीप जो हमारा बना था उसका। अब इसकी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन थी, इसकी जो हाइट थी वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन है। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा H, ये है हमारा R। देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अगर यहाँ हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स इसको कुछ नाम दे दो, AOB। ओके, तो ये जो AOB है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो एक एंगल जिसका 90 डिग्री का होता है तो AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो ये 90 डिग्री का साइड है, ये इस साइड को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास AO जो है ये होगी परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो स्लांटिंग लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ बोलो कि जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके बिल्कुल सामने वाली ऑपोजिट जो लाइन होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो AB आएगा वो क्या आएगा, H हाइपोटेन्यूज उसको बोलेंगे। और ये जो नीचे OB है ये हमारा क्या होता है, बेस। क्लियर है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ये तीनों चीजें हमारे पास हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है H स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, कि अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करूं तो वो किसके स्क्वायर के इक्वल आता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। यही चीज यहाँ पे बन रही है। देखो स्लांट हाइट क्या है हमारे पास, AB। तो AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम उसको L लेट कर लेते हैं। ओके, देन R स्क्वायर, R क्या है हमारे पास, देखो R है हमारे पास बेस। तो बेस हमारे पास कितना है, R की वैल्यू अभी हमने निकाली है 36 का स्क्वायर, प्लस H क्या है हमारे पास, H इज दिस हाइट जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, AO, उसकी वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 24 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। देखो यही चीज है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाइए, वो तो आपको याद होगा ना। तो पाइथागोरस लगा के तुम लोग अपना क्या निकाल सकते हो, स्लांट हाइट निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर होगा, कंसेप्ट भूलोगे नहीं स्लांट हाइट वाला। तो ये देखो L इक्वल्स टू 36 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 1296 एंड 24 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 576। ओके, देन L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दोनों को ऐड करो। दोनों को जब ऐड करोगे ये आएगा हमारे पास 6 6 12, 1 कैरी 9 1 10 10 एंड 7 17 एंड 1 कैरी 5 6 7 8 एंड 1 1872। क्लियर है। दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया है, 1872। और ये जो अंडर रूट में 1872 है, इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको अभी अपने कल के लेक्चर में ही सिखाया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार फिर से सिखा देती हूँ। देखो ये अंडर रूट 1872 को सोल्व कैसे करना है, 1872 लास्ट में हमारे पास क्या है, 2 विच इज इवन नंबर। अगर लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 पे जाएगा, 2 9 18, 2 3 6 एंड 2 6 12। क्लियर है। आगे देखो
लास्ट में अगेन क्या है, इवन नंबर, तो ये अगेन 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। क्लियर है। आगे लास्ट में अगेन 8 है, इवन नंबर है, अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अगेन लास्ट में इवन नंबर है, 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। अब ये देखो 117 किस टेबल में जाता है, ये हमारे पास जाता है 13 के टेबल पे। 13 9 ज़ा 117। देखो टेबल आपको आने चाहिए, 117 13 के टेबल में आता है, 13 9 ज़ा 117। अब 9 है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। अब पेयरिंग करनी स्टार्ट करो। देखो पेयरिंग, ये जो चीज़ है ना, ये सारी इसके अंदर आती है, फिर हम पेयर करते हैं इसको। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेयर कर रही हूँ, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। देखो इसकी पेयरिंग हमारे पास नहीं हुई, जो पेयरिंग नहीं होती वो रूट के अंदर जाता है और जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो ये एक बाहर आएगा 2, यहाँ से एक बाहर आएगा 2 और यहाँ से एक बाहर आएगा 3 और तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12। और ये जो 13 था ये कहाँ जाएगा, रूट के अंदर। तो ये इतना सेंटीमीटर जो है हमारे पास आंसर आ गया है। यानी कि स्लांट हाइट की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है हमारे पास, 12√13 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये देखो बहुत ही इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था हमें क्या गिवन था, हमें 2 चीजें गिवन थी स्टार्टिंग में। 2 चीजें हमें कौन कौन सी गिवन थी, एक हमें गिवन थी बकेट, जो किस फॉर्म में थी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ओके, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बकेट गिवन है और क्या किया गया है, उस बकेट को सैंड के साथ भरा गया है। ओके, तो सैंड के साथ जब बकेट को भरा, देन उसके बाद क्या किया गया, और उस बकेट की हमें हाइट, रेडियस सब गिवन था। देन क्या किया, उस सैंड को एम्प्टी कर दिया, उस बकेट को एम्प्टी कर दिया गया। और एम्प्टी करने के बाद वो जो सैंड थी उसमें उसको कहाँ फेंका गया, कहाँ रखा गया, उस सैंड को जमीन के ऊपर उसका एक हीप बना दिया गया। और जैसे ही उसका हीप बनाया तो वो किस फॉर्म में बना, वो कॉनिकल फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो वो हीप जो बना वो किस फॉर्म में बना, कॉनिकल फॉर्म में बन गया। अब जो कॉनिकल फॉर्म बनी थी, उसकी शेप बनी थी, उस शेप की हमें हाइट गिवन थी, बट रेडियस और स्लांट हाइट हमें दोनों ही गिवन नहीं थे। तो उस रेडियस और स्लांट हाइट को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमें इसमें एक चीज पता थी कि जितना हम लोगों ने बकेट के अंदर सैंड डाली थी उतनी ही सैंड हमने बाहर निकाली है। दैट मीन्स जितना वॉल्यूम उस बकेट का होगा उतना ही उस कॉनिकल हीप का वॉल्यूम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो हमने दोनों का वॉल्यूम सेम किया और हमने अपने जो रेडियस था वो वैल्यू निकाल दी। जब हमारे पास रेडियस आ गया तो हमने क्या किया, उसकी स्लांट हाइट निकाल दी। क्लियर है। चलो अगला सम करते हैं हमारे पास इसी सीरीज का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। वाटर इन अ कैनाल, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep, 1.5 meter deep is flowing with a speed, देखो स्पीड दे रखी है कि जो पानी है वो किस स्पीड के साथ जो है वो फ्लो कर रहा है। वो स्पीड हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी गई है हमें। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। देखो मिनट्स में पूछा गया है, सेकंड में नहीं पूछा गया, ये चीज का ध्यान रखना। इरिगेट इन 30 मिनट्स if 8 centimeter of standing water, if 8 centimeter of standing water is needed। स्टैंडिंग वाटर भी तुम्हें चाहिए था 8 सेंटीमीटर का। क्लियर है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या है हमारे पास। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनाल है हमारे पास, बताया गया है वो जो कैनाल है वो डीप और वाइड कितनी है। ओके, ये है वो डीप, तो डीप कितनी है वो 1.5 मीटर डीप। ओके, और बताया गया है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई यानी कि वो वाइड कितना है, वाटर इन 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वो वाइड। क्लियर है। आगे क्या बताया गया, इज फ्लोइंग विद द स्पीड
10 किलोमीटर पर आवर, इसके अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है वो कितनी स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड गिवन है वाटर की, कि जो वाटर है वो किस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है। ओके, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। ओके, हमसे पूछा गया है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। देखो यहाँ से जो वाटर फ्लो करेगा वो कितना एरिया जो है वो इरिगेट करेगा, कितना एरिया, यानी कि पानी की सिंचाई करनी है हमने, वो कितना एरिया जो है इरिगेट करेगा 30 मिनट्स में। अगर 8 सेंटीमीटर हमें जो है वो स्टिल वाटर नीडेड हो, स्टिल वाटर जिसको हम बोलते हैं खड़ा पानी है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो पानी हमें ज़रूरत है उसकी। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम करना। सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास कितना आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये देखो 6 इंटू एरिया क्या होता है, जो हमारे पास दो डायमेंशंस गिवन होती हैं उन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालते हैं। हमारे पास ये वाइड और लेंथ और क्या दी थी, हाइट दी थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, हमारे पास एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स 6 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 9 मीटर, और 9.09 मीटर लिख लो इसको। क्लियर है, ये हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है हमने। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है यहाँ पे, वो जो वाटर कैनाल था उसका। क्लियर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ जो वाटर थी। देखो स्पीड ऑफ वाटर हमें किसमें दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या दिया हमें, 10 किलोमीटर पर मिनट। देखो किलोमीटर पर मिनट है तो हमें इसको मीटर पर मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और आर है यहाँ पे, आर था ना यहाँ पे, तो हमने इसको पर मिनट में चेंज करना था। एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो इसको 60 से, देखो ये पर है, दैट मीन्स क्या, ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिलेशन हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, 1000/6। ऐसे ही लिख दें या इसको कटिंग करें, देखो अगर कटिंग करनी है आप लोगों को तो कर लो, नहीं करनी तो ऐसे ही लिख दो 1000/6 मीटर पर मिनट। ओके, 1000/6 मीटर पर मिनट, 1000/6 मीटर पर मिनट। क्लियर है, ये हमने क्या निकाला है, मीटर पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट था। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे कि जो 1 मिनट में वाटर फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है। देखो अगर मैं 1 मिनट में निकाल लूँ, मुझे 30 मिनट का चाहिए, तो मैं 1 मिनट का मेरे पास आ जाए तो मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ 30 मिनट का। मुझे किसका चाहिए, पहले 1 मिनट का, पहले मैं किसका निकालूंगी, 1 मिनट का निकालूंगी। तो 1 मिनट का निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन द कैनाल, की जो कैनाल के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट। ओके, तो 1 मिनट में हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। 1 मिनट में इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया कितना था हमारे पास 9, 9 इंटू जितना हमारे पास स्पीड थी, उसकी स्पीड कितनी है 1000/6, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे, डिवाइड कराओगे, क्या आ जाएगा, ये देखो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, आगे 2 zeros, ओके, 5 3 ज़ा 15 एंड 2 zeros। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1500। तो वॉल्यूम हमने कितना निकाला है, 1500 मीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल लेते ना, तो वॉल्यूम किस में होता है, हमेशा मीटर क्यूब में होता है। तो वॉल्यूम निकाला हमने उस पानी का जो 1 मिनट में फ्लो कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो कर रहा है, 1500 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब। ओके, हमने कितने मिनट्स में निकालना था, 30 मिनट्स में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो 30 मिनट्स में, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दैट फ्लोज इन 30 मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज in 30 minutes, volume of water that flows in 30 minutes। देखो अगर 1 मिनट में इतना फ्लो कर रहा है तो 30 मिनट में कितना करेगा। जब मेरे पास एक चीज़ का है, मैंने ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1500, ओके, 15 3 ज़ा 45, कितनी जीरोज हैं आगे, 1 2 3, 1 2 3,
इतना हमारे पास क्या आ गया 45,000 मीटर क्यूब, यानी कि इतना पानी जो है वो फ्लो कर रहा है 30 मिनट्स में। क्लियर है? अब हमें निकालना है, देखो हमने निकाला है अभी सिर्फ कि पानी फ्लो कितना कर रहा है, पानी इतना फ्लो कर रहा है। अब हमने देखना है कि वो कितना एरिया इरिगेट करेगा। देखो जितना पानी फ्लो करेगा, जितना वॉल्यूम में फ्लो करेगा उतना ही पानी जाके इरिगेट करेगा। ये तो नहीं है पानी ज्यादा फ्लो कर रहा है एरिया कम इरिगेट कर रहा है, जितना पानी फ्लो करेगा उतने ही वो एरिया को, उतना ही पानी क्या करेगा, इरिगेशन में यूज होगा। ओके, दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट, कि 30 मिनट में जितना हमारे पास जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कौन सा वाटर जो इरिगेट कर रहा है उतने एरिया को, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इरिगेटेड रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया को जितना वाटर इरिगेट करेगा उसके इक्वल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 13 मिनट्स हमारे पास कितना है 15,000, वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इरिगेटेड रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, एरिया इनटू, ये देखो स्टिल वाटर भी तो है हमारे पास, स्टिल वाटर कितना था 8 सेंटीमीटर, इनटू 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके, क्लियर है, ये चीज क्लियर है सभी को? तो देखो इसकी कटिंग करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास एक ही वैल्यू चाहिए ना हमें, एरिया कितना है, देखो एरिया इनटू हाइट, तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। देखो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, अगर वॉल्यूम हम देखें तो L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी हमारे पास क्या होता है, एरिया, तो एरिया को अगर हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा दी जाए तो वो वॉल्यूम बन जाता है। यही चीज हमने यहाँ पे लगाई है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, 15,000 इंटू 100 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू एरिया। ओके, इसको 8 से डिवाइड कराएंगे तभी आएगा ना हमारे पास एरिया, अपॉन 8। तो करो इसकी कटिंग, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, देन 4 के टेबल में ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 इंटू 25। ओके, देन अब ये जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 zeros। ओके, हमारे पास कितना है 75 इंटू 75, 100 इंटू 25, यहाँ कर देती हूँ, क्या है हमारे पास 75 100 इंटू 25। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया के इक्वल आ जाएगा। 75 इंटू 25 हमारे पास होता है, 1 मिनट, 75 इंटू 25 करके देख लो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 एंड 2 37 इंटू 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5781, 1875 और आगे हमारे पास 2 zeros हैं। इतना मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास एरिया जो है वो इरिगेट होगा। क्लियर है? इतना मीटर स्क्वायर एरिया क्या करेगा, इरिगेशन के लिए यूज होगा। जो पानी हमारा फ्लो कर रहा था 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में इतने एरिया को वो इरिगेट कर देगा। क्लियर है? यही चीज हमें निकालनी थी कि जो पानी 30 मिनट्स में फ्लो कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, स्पीड थी हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो कर रहा था। तो इस स्पीड के साथ अगर वो फ्लो करे तो 30 मिनट्स में वो इतना एरिया क्या कर देगा, इरिगेट कर देगा, इतने एरिया को वो पानी लगा देगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सबको क्लियर होगा। नोट कर लीजिए। ओके, अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।